आज हम पढ़ने वाले हैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले अकरेंस देखते हैं तो ये पाए जाते हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अगर प्रोकैरियोट में भी होते तो हम कह सकते थे कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड। लोकेशन है इनकी साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में कहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद इनका नंबर एंड साइज ये सेल टू सेल वेरी करता है। सेल टू सेल वेरीज, इसका क्या मतलब है? हर सेल के फंक्शंस करने की आदत या गुंजाइश या मजबूरी एक जैसे नहीं है। जो सेल ज्यादा फंक्शनल है जैसे लिवर और मसल के सेल, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज्यादा होगी, साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि इन्होंने एनर्जी बनाना है ना। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से मैं एक मिसाल बता दूं। अब हम कराची और इस्कर्दू दो बड़े शहर हैं, लेकिन कराची बहुत बड़ा है, वहाँ के पावर हाउस और इस्कर्दू के पावर हाउस को कंपेयर करेंगे तो ये मुनासिब नहीं। इस्कर्दू की आबादी बमुश्किल 3-4 लाख है, तो इनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से यहाँ का पावर हाउस होगा। कराची की आबादी 3 करोड़ है, तो वहाँ के पावर हाउस ज्यादा और बड़े होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही मसला इधर भी है कि इनकी तादाद ना सेल्स में एक जैसी है, ना इनका साइज एक जैसा। इसके बाद आती है बारी इनकी स्ट्रक्चर की। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया शक्ल में या देखने में कैसे लगते हैं? ये वेसिकल्स भी हो सकती है या डिस्क लाइक भी हो सकती है। समटाइम्स ओवरऑल इनकी शेप ओवल हो सकती है। पहले तो ये शक्ल बताएं, थैलियों की तरह भी लग सकते हैं, प्लेट की तरह भी लग सकते हैं, ये ओवल शेप के भी हो सकते हैं। इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें 2 तरह की मेम्ब्रेन्स हैं। उनमें से आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर जो मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड है। फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी। एक इसी जैसा लफ्ज हमने पहले पढ़ा था, सिस्टर नहीं, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पर आप जरा डायग्राम को भी देखें। ये इस तरह का ओवरऑल ओवल शेप का डिस्क है, जिसकी बैरूनी मेम्ब्रेन तो ये स्मूथ है और अंदरूनी मेम्ब्रेन इस तरह से उंगली नुमा उभारों पर मुश्तमिल है। ये उंगली नुमा जो उभार हैं ये क्रिस्टी कहलाते हैं। ये क्रिस्टी। अच्छा, इसके सेंटर को मैट्रिक्स कहा जाता है। The center of mitochondria is called matrix, या inner to folded membrane is the space that is called matrix. That is a fluid field. Fluid जनरल नाम है, असल में ये साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है। तो ये एक सॉल्यूशन है, साइटोप्लाज्म भी सॉल्यूशन था। इसमें मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स भी हैं, पानी भी है, सॉलिड और सॉलिड दोनों। अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान की जगह को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। The space between two membranes is called intermembranous space. तो यहां देखेंगे तो ये है intermembranous space। तो अब जरा बाहर से फिर चले अंदर। बैरूनी मेम्ब्रेन है ये, आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। 2 मेम्ब्रेन के दरमियान वाले हिस्से को हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कह रहे हैं, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो एरिया है, जो बड़ा एरिया है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स में क्या मौजूद है? इन मैट्रिक्स देयर आर सेवरल मॉलिक्यूल्स, बट 2 you can say molecules or organelles are very much important. उनमें से एक तो है राइबोसोम्स। इसके अपने राइबोसोम्स हैं।
इसके राइबोसोम्स हैं और ये राइबोसोम छोटे हैं। कितने छोटे? 70s बैक्टीरिया जितने हैं, 70s वाले। एक तो इसका यूनिक कैरेक्टर ये है कि यहाँ इसके अपने राइबोसोम हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ये अपनी जरूरत के सारे प्रोटीन खुद बना सकता है। दूसरी चीज जो इसका अपना है, यूनिक है, वो है इसका अपना डीएनए। ये डीएनए भी बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर रिंग की तरह है, छोटा सा डीएनए। अब इन दो खूबियों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब है? बाकी किसी ऑर्गेनेल को अपनी कॉपी की जरूरत हो तो वो क्या करता है? न्यूक्लियस को दरखास्त देता है, न्यूक्लियस बोर खोज के बाद वो बना के इसको देता है साथी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस तक रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये अपने प्रोटीन खुद बनाता है, इसका अपना दिमाग है जो डीएनए है। तो जब जरूरत पड़ी या काम का लोड आया, इसने अपने जैसा एक और ऑर्गेनेल बनाया। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहा। ठीक हो गया बेटा? हाँ, ये भी सवाल है, सेल क्यों नहीं कह रहे हैं जब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है? तो इसको बाज लोग सेल ही समझते हैं, बल्कि इसको बहुत सारे दो तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग तो इसको सेल ही कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, जो बाहिर अंदर कोई अलग से न्यूक्लियस नहीं है ना, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह रिंग की शक्ल में वो है, और राइबोसोम भी छोटे हैं प्रोकैरियोट जैसे। लेकिन असल इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एवोल्यूशन की एक निशानी है। ख्याल किया जाता है कि शायद ये कोई बैक्टीरिया था जिसको किसी बड़े सेल ने एंडोसाइटोसिस के जरिए खा के अंदर हजम नहीं किया और अपने एक छोटे ऑर्गन के तौर पर रखा, तो ये भी उस सेल का साथी बन गया, सेल का पार्ट बन गया। इसलिए अब ये ऑर्गेनल है, वरना इसमें सेल वाली बहुत सारी खूबियां हैं। हाँ, सेल न कहने की एक वजह ये भी है कि अगर इसको अलग थलग किया जाए, सेल से बाहर निकाला जाए, तो ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर ये सर्वाइव कर लेता तो हम कहते हैं ये सेल है। ठीक हो गया? तो प्रोटीन्स भी खुद बना रहे हैं और डुप्लीकेट भी खुद हो सकते हैं, तो किस चीज के लिए सेल पे डिपेंडेंट है? सेल के ऊपर डिपेंडेंट ये भी सवाल है कि जब सब कुछ ये खुद कर रहा है तो सेल का मोहताज क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है, सेल अपनी बाउंड्री के अंदर इसको महफूज तरीके से रखता है। पहली बात, प्रोटेक्शन इसकी सेल का है। दूसरा, सेल इस तक खुराक पहुंचा रहा है, ये खुद खुराक ऑब्टेन करने की सलाहियत नहीं रखता। तीसरा, इसकी जो भी एक्टिविटी है उसका फल भी सेल खा रहा है, वो फल इसको खुद खाने नहीं दिया जा रहा है। यानी ये एनर्जी तो बना रहा है, लेकिन इसकी बनाई हुई एनर्जी सेल यूज करता है, इसलिए ये सेल का मोहताज हो गया, इंडिपेंडेंटली। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और जरूरी है। पहली जरूरी चीज ये है कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन में कुछ मखसूस टाइप के प्रोटीन्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन जैसी है। इसमें कुछ मखसूस टाइप के प्रोटीन्स हैं जिनको पोरीन्स कहा जाता है। पोरीन्स की वजह से ये एक तरह की जाली बन जाती है आउटर मेम्ब्रेन, और उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का आना जाना आसानी से हो जाता है। एक तो ये नुकता याद रखना। दूसरा, इसके क्रिस्टी में खास तौर पर कुछ इस तरह के उभार हैं। इन उभारों के मुख्तलिफ नाम हैं। कभी इनको एलिमेंट्री पार्टिकल कहा गया है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कभी इनको F0, F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है, और कभी इनको खाली F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल या F0, F1 पार्टिकल की तफसील हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में खास तौर पर इनका बड़ा किरदार है। यानी मैं एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनाने में इनका बड़ा किरदार है। तो इनके बगैर एटीपी नहीं बन सकता, इसलिए बहुत जरूरी है ये। तो अच्छा, एक और चीज, एक सवाल पूछना चाहिए था कि ये फोल्डेड क्यों है इनर मेम्ब्रेन? तो मैंने आपको शुरू में कहा है, कहीं भी आपको फोल्डिंग नजर आए तो समझ लेना सरफेस एरिया बढ़ाने की बात। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो हमने कोशिश की कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैक्सिमम और जरूरी तरीन जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक रखें।
अब एक और काम है जी, पोरीन। हाँ, पोरीन की मैं ये बात कर रहा था, जिनको मैं ट्यूबुलिन प्रोटीन कह रहा था, यहाँ पर उनको पोरीन कहा जाता है। ये इस तरह के प्रोटीन है जो अंदर से हॉलो है और ये आउटर मेम्ब्रेन में क्रॉस पाया जाता है। क्रॉस पाए जाने का मतलब मेम्ब्रेन जो भी होगी लिपिड बाइलेयर की बनी होगी ना, और इसमें प्रोटीन वेरियसली इम्पार्टेड होंगे, इनमें से क्रॉस हो सकते हैं ना ऐसे। तो ये पोरीन प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि पोर है, इनके थ्रू मॉलिक्यूल्स यहाँ सराउंडिंग ऑफ सेल या साइटोप्लाज्म से इसके अंदर भी आ सकते हैं और यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब आते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। फंक्शन तो इनडायरेक्टली हमने बता दिया। फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन। यहां पर असल में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और ये एनर्जी आमतौर पर एटीपी की शक्ल में बनाई जाती है, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत हीट भी हो सकती है। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, तो ये भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, मैं आज आपको उसके स्टेप्स के नाम बताता हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन जो एरोबिक होती है उसके 4 स्टेप्स हैं: ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उनमें से 2 स्टेप्स यहाँ मुकम्मल होते हैं। क्रेब्स साइकिल भी यहाँ कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यहाँ। तो यही वो जगह है जहाँ दरअसल आखिर में जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो इधर। इसी वजह से इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस है। सर, न्यूक्लियस और ये कोऑर्डिनेशन से काम कंप्लीट करते हैं। कोऑर्डिनेशन तो न्यूक्लियस का सबके साथ है। आप इसको ऐसे ले लें जिस तरह हमारा दिमाग पूरे जिस्म पर कंट्रोल करता है, इसी तरह न्यूक्लियस सेल की तमाम चीजों पर कंट्रोल है, इसमें इसके ऊपर भी कंट्रोल है। अलबत्ता इसको कुछ इख्तियारात दिए गए हैं। वो इख्तियारात क्या थे कि अगर आपकी जरूरत का कोई प्रोटीन है तो हमसे पूछे बगैर बनाओ, अगर आपको साथी की जरूरत हो तो हमसे पूछे बगैर सेल्फ रेप्लिकेट हो जाओ। बस ये 2 इख्तियारात आप कह सकते हैं न्यूक्लियस ने इसको दिए हैं, वरना हर सेल के ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म पर न्यूक्लियस का कंट्रोल है। ठीक हो गया? एनर्जी प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन होगी। अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन इनडायरेक्टली भी है अगर आप देखें, क्योंकि ये तो हार्मोन का एक सिस्टम बना हुआ है ना, वो खुद कर रहे हैं। हार्मोन ने एंजाइम्स का, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में ये है कि अगर किसी को एनर्जी की जरूरत पड़ी तो वो न्यूक्लियस से रब्ता करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल के जरिए क्या करेगा, इधर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन वो कराएगा। उसके बाद जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के बाद जो मटेरियल बनता है, कौन सा था? आई एम सॉरी, एसिटाइल है ना, वो इधर लाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन है। न्यूक्लियस की कोऑर्डिनेशन के बगैर ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के हुक्म पर 2 स्टेप्स बाहर साइटोप्लाज्म में होते हैं, बाकी 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पर वो जो शुरू में हमने एक बात की थी वो भी वापस वाज़ेह हो गई कि क्योंकि सारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत सेम नहीं होती, किसी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसी को कम एनर्जी चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और तादाद सेल टू सेल वेरी करता है। मसलन मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, बड़े बड़े माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, किसी और सेल में कम होंगे। एक और बात बताइए, किसी बुक में पढ़ा था, कहीं आपसे मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एग और स्पर्म को कंपेयर किया गया। मसलन कहा गया कि एग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पर्म तो इस तरह का सेल है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। ऐसा नहीं, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया उसके कॉलर में हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी मदद से ये जो टेल है ये मूव करेगा, ये हरकत करेगा। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म का सिर्फ हेड आगे इधर फ्यूज होता है, उसका न्यूक्लियस फ्यूज होता है। अब ये जाइगोट बनता है, इस जाइगोट से आगे जो सेल्स बनेंगे उन तक माइटोकॉन्ड्रिया का पैगाम कहां से आया? एग से आया, स्पर्म से नहीं आया। हालांकि ये एक फजूल की बहस है, पैगाम जो भी आता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए से आता है।
तो वो डीएनए दोनों का मिल चुका है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते क्लियर कट कि इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ओवम या एग से आए, स्पर्म से नहीं आए, ये गुड आइडिया नहीं। ठीक हो गया मतलब? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया कंप्लीट। अब अगला है हमारा प्लास्टिड्स। जी, डीएनए के हुक्म पे बनता है। जी, डीएनए के हुक्म पे। अगला हमारा टॉपिक है जी प्लास्टिड्स। पहले एक सरसरी सा वो पढ़ते हैं लिंक। प्लास्टिड के आगाम अजदाद या जो सबसे पहले बनता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट थोड़ा सा अभी बड़ा हुआ है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। थोड़ा बड़ा होने के बाद ये दो ग्रुपों में तकसीम होता है। एक कहलाता है एटियोप्लास्ट और दूसरा कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट हालात के लिहाज से कभी ये क्लोरोप्लास्ट में तब्दील हो जाता है। मसलन रोशनी पड़ी तो क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। अगर रोशनी ना पड़ी तो ये बन जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट, या रोशनी का कोई और हिस्सा पड़ा तो क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हैं और इनके आगे जाकर तीन अक़साम हैं। मसलन प्रोटियोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट, ये तीन बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिड्स के काफी सारे अक़साम, लेकिन हम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहला नुकता याद रखें कि ये प्लांट में पाए, प्लांट के सेल। इनका पहले हम काम बताते हैं। ल्यूकोप्लास्ट इसलिए कहा जाता है कि ये कलरलेस है। जी, मैंने क्रोमोसोम लिखा है, सॉरी, क्रोमोप्लास्ट। थैंक यू। क्रोमोप्लास्ट है, जल्दी साफ करके लिखता हूं। क्रोमोप्लास्ट। Leucoplasts are may be found in any part of plant। बस इसकी एक निशानी बताता हूँ, ये याद। पौधे के जिस्म का जो भी हिस्सा फूला हुआ होगा ना, वहां ये मौजूद है। अब फूला हुआ हिस्सा कौन सा है? मसलन शलजम की रूट फूली हुई, प्याज का लीफ फूला हुआ है, सेब का फल फूला हुआ है, और जो इसी तरह इसी का जी, क्योंकि ये खुराक स्टोर कर रहा है। तो फूला हुआ हिस्सा जो भी होगा वहां खुराक स्टोर होगी। तो ये खुराक स्टोर करते हैं। खुराक में अगर किसी में प्रोटीन स्टोर है तो उसको प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो तो अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अगर उसमें लिपिड स्टोर हो तो इलायोप्लास्ट। अब लिपिड वाला मसलन हम कह सकते हैं खुबानी का की जो गिरी है, या इस तरह सीड्स वगैरह जो फूले हुए हों तो वहाँ ये इलायोप्लास्ट है। अगर दाल चना है, मुझे ये पसंद है इसलिए बार बार इसका लिख रहा है, तो उसके सीड में ये होगा और उसमें ये प्रोटीनोप्लास्ट होगा। और शलजम, मूली वगैरह इनकी रूट्स में है तो ये अमाइलोप्लास्ट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है। ये हो गया इरेगुलर शेप है। क्रोमोप्लास्ट कैसे है? क्रोमोप्लास्ट आमतौर पर त्रिकोण से होते हैं, ट्रायंगुलर, और इनकी खास पहचान ये है कि अदर देन ग्रीन, इनका रंग ग्रीन कलर के अलावा है। अब पौधे के अंदर ग्रीन कलर के अलावा कलर कहाँ पाए जाएंगे? पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीफ, लीफ में भी पाए। मैं मिसाल बताता हूँ। अभी तो ये सारे लीफ हमें ग्रीन नजर आते हैं, लेकिन जब ऑटम आता है तो फिर उनका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब है क्रोमोप्लास्ट वहाँ है, लेकिन ग्रीन की एबंडेंस की वजह से ये शो नहीं होते। इसी तरह राइपन फ्रूट, पके हुए फल रंगीन हो जाते हैं। इसी तरह गाजर की रूट, उधर भी ये मौजूद है। तो समझो पौधे का ग्रीन के अलावा जो भी कलर चाहे फल में हो, फ्लावर में हो या किसी और पार्ट में हो, वहाँ क्या मौजूद है? क्रोमोप्लास्ट।
तो ल्यूकोप्लास्ट का तो काम समझ में आ गया, दे स्टोर फूड। इनका काम क्या है? ये दो बहुत अहम काम करते हैं। पहला काम हेल्प इन पोलिनेशन, ये पोलिनेशन में मदद करते हैं। पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये मदद कैसे करते हैं? आप गौर करें तो ज्यादातर फूलों के रंग हैं, वो रंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स और दीगर एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट मसलन अगर आगे किसी फूल पर बैठ गया तो पोलन ग्रेन उसके जिस्म से चिमटेंगे, फिर वही इंसेक्ट किसी और फूल पर बैठ गया तो वो उधर शिफ्ट हो गए, पोलिनेशन में मदद की। और पोलिनेशन पौधों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, क्योंकि पहले पोलिनेशन होगी तो फिर सीड बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर सीड बनेगा। सीड बनेगा तो नस्ल आगे चलेगी, इसके बगैर नहीं। दूसरा ये क्या काम करते हैं? हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ये पौधों के बीजों को बहुत दूर तक फैलने में मदद करता है। ये भी पौधे के लिए बहुत जरूरी है। ये कैसे मदद करता है? मसलन फलों के रंग होंगे मुख्तलिफ, तो उससे अंदाजा लगाएंगे पक गया है फल, तो फल कहाँ से कहाँ जाएगा? चेरी, कच्चे चेरी क्यों नहीं ले जाते हैं? हरे रंग के चेरी पिंडी क्यों नहीं ले जाते हैं? इसलिए कि लोगों को पता है कि ये कच्चा है, लेकिन जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो पता चल जाएगा ये राइपन है। तो राइपन फ्रूट में ये खास तौर पर पाया जाता है, हर फ्रूट में नहीं होंगे, राइपन फ्रूट। तो फल पकने के बाद फल के साथ सीड को भी डिस्पर्सल का मौका मिलेगा। अगर डिस्पर्सल ना हो तो क्या होगा? इसकी जनरेशन आगे जी, मैं एक मिसाल बताता हूँ। मसलन हमारे बाहर लॉन में दरख्त है खुबानी का, अगर उसके खुबानी को दूर दराज ना ले जाएंगे तो क्या होगा? सारे फल उधर ही गिरेंगे। अगले साल सारे खुबानी मजीद उगेंगे, 2 साल 3 साल के बाद तो उसी दरख्त के गिर्द एक जंगल, घना जंगल उगेगा। वो जंगल क्या होगा? दूसरों से हट के आपस में मुकाबला करना शुरू करेगा, खुराक के लिए, पानी के लिए, रोशनी के लिए। तो 2 खतरे हो गए, एक तो उनकी नस्ल महदूद हो गई एक खास जगह, दूसरा आपस में कंपटीशन शुरू हो गई। तो ये पौधा नहीं चाहता, लेकिन पौधा अपने बीजों को दूर कैसे भेजे? फलों के जरिए, फलों के रंग के जरिए, फलों के जायके के जरिए, फलों की खुशबू के जरिए। और इसीलिए आम सिंध से इधर आता है, चेरी यहाँ से सिंध चला जाता है। तो यही कलर्स हैं जो अट्रैक्ट करके हेल्प करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट्स हेल्प इन पोलिनेशन एज वेल एज इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब बारी है क्लोरोप्लास्ट। टाइम जरा चेक करके बता दूं, टाइम है 10 मिनट चले। तो क्लोरोप्लास्ट को अब हम पढ़ेंगे। असल में मैं बाहर एक अलामत देखी ना, एक आदमी गुजरते हुए टाइम शायद। अब आती है बारी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो की खास बात यह है कि ये ग्रीन कलर का है। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये भी जरा सुन लें। पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स। अच्छा, इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? These are found in the cells of green parts of plant. तो पौधे का जो भी हिस्सा ग्रीन है वहां ये पाए जाएंगे, उन सेल्स में पाए जाएंगे। ग्रीन पार्ट क्या है? सबसे पहले लीफ आता है, हर्बेशियस स्टेम्स आते हैं, अनराइपन फ्रूट आते हैं, फूलों की सबसे बाहर वाली पत्तियां जिनको सेपल्स कहते हैं वो आती हैं। तो इसका मतलब जी, इसका मतलब ये बहुत सारे पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रक्चर में ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। लेकिन इसमें एक और इश्यू है, वो क्या है? बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ, बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ, दोनों मेम्ब्रेन्स स्मूथ है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? आउटर वाज स्मूथ, इनर वाज फोल्डेड, फोल्डेड थी ना वो। अच्छा, अब इनकी शक्ल इस तरह से, दे आर समवट ट्रायंगुलर, और दोनों मेम्ब्रेन्स इस तरह से हैं। तो यहाँ भी नाम होंगे इनके, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ भी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और अलबत्ता इसके सबसे अंदर वाले पार्ट को कहा जाता है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया के उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्ट्रोमा। मैं कहीं भूल न जाऊं इससे पहले लिखता हूँ, इस स्ट्रोमा में
ये भी जेल लाइक सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म ही है, जी। लेकिन खास तौर पर इसके भी अपने राइबोसोम्स हैं, इसका भी अपना डीएनए है, महदूद सा है, लिहाजा ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये भी जरूरत के तहत अपनी कॉपी खुद बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग आर्गन। जी 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 जी, क्लोरोप्लास्ट, बाकी क्रोमो और लिम्फो में नहीं। जी बेटा, सर ये पूरा माहौल प्लास्ट को रिप्लिकेट ये रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। सर इसकी शेप फिक्स रहेगी? ये फिक्स है, ये ट्रायंगुलर है और ये स्ट्रोमा है, ये जेल लाइक मटेरियल है, या कह लें कि ये साइटोप्लाज्म ही का एक पार्ट है। अलबत्ता इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स पाए जाए, वो बंडल इस तरह से हैं, ये समझो किसी ने बर्तनों का टाल लगाया है और ये ही ग्रीन है, इनके ग्रीन होने की वजह से ये पूरा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन हो जाता है। इस बंडल को ग्रेनम कहते हैं, एक को ग्रेनम, एक से ज्यादा को ग्रेना, और हर ग्रेनम का एक एक पीस थाइलेक्वाइड कहते हैं। ये थाइलेक्वाइड दो तरह के हैं, एक तो ये हुए, दूसरे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। इस बंडल के कुछ थाइलेक्वाइड उस बंडल से जुड़े हुए होते हैं, उनको कहा जाता है इंटरग्रेनम। यानी यूं समझो, थाइलेक्वाइड एक ये है और दूसरा ये है, बीच में दोनों की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज्ड है, तो इनको कहते हैं इंटरग्रेनम। अब जो थाइलेक्वाइड है, इसके अंदर क्या है? अगर एक थाइलेक्वाइड बाहर निकाल के देखें तो इसके इनर साइड को ल्यूमेन कहते हैं, इसके इनर साइड को क्या कहेंगे? ल्यूमेन। और इसके किनारों पर सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड की तरफ पिगमेंट्स लगे हुए हैं। इन पिगमेंट्स में सरफेस है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की वजह से ये थाइलेक्वाइड ग्रीन हो जाता है। जब सारे थाइलेक्वाइड ग्रीन हो जाएंगे तो ग्रेना ग्रीन हो जाएगी, जी सर। ग्रेना ग्रीन हो जाएंगे तो ये पूरा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन हो। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। दुनिया का सबसे अजीम, सबसे अहम रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। यहाँ फोटोसिंथेसिस को अजीम क्यों कहा? CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll, C6 H12O6 plus O2। अजीम रिएक्शन इसलिए है कि इसमें हमारे लिए, एनिमल के लिए या जानदारों के लिए जो मुज़र गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है एटमॉस्फेयर में। सारे जानदारों की जरूरत ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा रही है और सारे जानदारों की जरूरत खुराक भी प्रोड्यूस की जा रही है। तो इससे बड़ा, इससे ग्रेट कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता जो ये करता है। सर ये थाइलेक्वाइड को भी डबल मेंटेन काम। जी जी, तो ये था जी क्लोरोप्लास्ट का जिक्र, और इसकी मजीद तफसील हम जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ ठीक हो गया? यस सर। चलो, थैंक यू।